हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एडुएक्स इंडिया में। तो कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम फिर से उससे आगे बढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बेहतर होगा कि हम एक बार जान लें कि हमने कल किस बारे में डिस्कशन किया था, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो कल तक का जो बेस था डिस्कशन का, या कल तक का जो जो चीज़ें हमने जानी थी वो जानी थी कि किस तरह से अर्लियर डेज में क्लासिफिकेशन हुए थे। उसके बाद कौन से बेसिस पे एरिस्टोटल ने आके टू किंगडम की नींव रखी। उसके बाद कार्ल लिनियस ने ऑफिशियली टू किंगडम की नींव रखी, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में, मेजर टू किंगडम्स में बांट दिया था। राइट, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। बट प्लांटी और एनिमेलिया के इस दो किंगडम के क्लासिफिकेशन में कुछ फ्लॉज थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे या कुछ कमियां थी, जिसको 1969 में या 1969 में R.H. विटकर ने अपनी खूबियों में बदल लिया। तो कल तक हमने ये देखा था कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको R.H. विटकर ने रिकवर किया और अपना नया सिस्टम प्रपोज्ड किया। एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि R.H. विटकर ने 1969 में जब 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर प्रपोज्ड किया, तो उन्होंने कार्ल लिनियस की कौन से ड्रॉबैक्स को दूर किया। तो कार्ल लिनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो थे कि वो जो पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो डिस्टिंग्विश नहीं करता था कुछ मेजर प्रॉपर्टीज के ऊपर, लाइक कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, लाइक कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेल्युलर है या यूनिसेल्युलर है, या यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर है, लाइक कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। अदर वर्ड्स में अगर मैं इसको बोलूं तो कोई ऑर्गेनिज्म क्या ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, इसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करता था। तो फाइनली 1969 वो ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें R.H. विटकर ने इन सारे ड्रॉबैक को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूर किया और एक नया अपना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज्ड किया, जिसको हम 5 किंगडम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली फॉलो किया जाता है। इस बीच में एक और क्लासिफिकेशन भी आया था कार्ल लुईस का, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक आर्किया को अलग से किंगडम बना के उन्होंने बाकी सबको जो है यूकैरियोट्स में रखा था, तो उसको उन्होंने 6 किंगडम बोला था, बट वो फॉलो नहीं किया जाता। सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला जो किंगडम है या क्लासिफिकेशन है, वो R.H. विटकर ने दिया था और वो 1969 में दिया था। तो हम देख लेते हैं R.H. विटकर ने कौन कौन सा किंगडम बनाया था। इससे पहले कि हम ये देखें कि R.H. विटकर ने कौन कौन से किंगडम में ऑर्गेनिज्म को बांटा था, चलिए हम ये जान लेते हैं कि R.H. विटकर का जो किंगडम का बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था। तो R.H. विटकर ने ना सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन का वो जो फ्लॉज था जिसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं करता था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में, और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में, या फोटोसिंथेसिस कर पाने वाले या ना कर पाने वाले के बीच में, इसको तो खत्म किया ही क्या, इसको इस जो कमी थी उसको पूरा किया ही क्या। उसके अलावा जो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए चीजें डिफाइन की वो थी सेल स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग था सेल स्ट्रक्चर की किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का सेल स्ट्रक्चर है। अदर वे अराउंड हम ये बोल सकते हैं कि हम ये माने कि R.H. विटकर ने जो फ्लॉज था जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था टू किंगडम सिस्टम में, वहां तो R.H. विटकर ने क्या किया, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन किया। वन थिंग। सेकंड थिंग, थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब अदर वे अराउंड अगर मैं इसको बोलूं तो मैं बोलूंगा कि इस बेसिस पे किया कि कोई ऑर्गेनिज्म का थैलस या बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से है, यानी कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है। थर्ड थिंग जो उन्होंने की थी, न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है नहीं कर पाता है। फोर्थ थिंग जो उन्होंने की थी वो की थी कि रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, लाइक कि वो
फिजन करता है या फ्यूजन के थ्रू करता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या किस तरह से वो रिप्रोडक्शन करता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आर एच विटकर ने एक और चीज अपने क्लासिफिकेशन में जोड़ी, वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी फाइलम में या एवोल्यूशन के दौरान कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से सबसे करीबी रिश्तेदार है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना करीब है। इस बेसिस पे आर एच विटकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 1969 में। तो हम देख लेते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म को आर एच विटकर ने कौन कौन से किंगडम में बांटा। एक शॉर्ट में शुरुआती अक्षर लिख देता हूं और फिर मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जल्दी से मूव करेंगे आगे के किंगडम के ऊपर कि वो कौन कौन से किंगडम है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आर एच विटकर ने ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से किंगडम में बांटा था। लेट्स सी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑर्गेनिज्म को आर एच विटकर ने जिस अपने क्लासिफिकेशन के बेस में बांटा था। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने बांटा। सेल स्ट्रक्चर आपको अगर याद हो, पिछली क्लास अगर आपने ली होगी तो आपको याद होगा कि सबसे पहले आर एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बांटा, राइट। प्रोकैरियोट्स में जो एक किंगडम आता था, सबसे पहला किंगडम वो था आपका मोनेरा, ठीक। इसके बारे में भी जब मैं ये बता रहा था आपको, तब भी मैंने आपको बताया था कि मोनेरा किंगडम किससे रिलेटेड है। फिर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो सेकंड किंगडम था जो उन्होंने बांटा था, वो था प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा, राइट। थर्ड किंगडम जो हेटेरोटाइप थे, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे, उनको उन्होंने बोला, कई लोग इसको बोलते हैं फंजाई, कई लोग बोलते हैं फंगी, तो जो भी आपको सही लगे वो आप बोल सकते हैं, फंगी बोल सकते हैं, फंजाई बोल सकते हैं। इसके अलावा अब तक 3 किंगडम हो गए। अब जो फोटोसिंथेसिस कर पाता था उस किंगडम का नाम था प्लांटी, और लास्ट एनिमिलिया, राइट। क्या? एनिमलिया। ये 5 किंगडम आर एच विटकर ने अपने क्लासिफिकेशन में दिए। कब दिए? 1969, राइट। आर एच विटकर ने 1969 में सारे ऑर्गेनिज्म को बांट दिया 5 बड़े किंगडम में। तो आज हम जिस किंगडम के बारे में बात करने वाले हैं वो किंगडम है, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मोनेरा, राइट। तो आज की क्लास, आज का डिस्कशन, आज का सारा चीज जो है हम बात करेंगे मोनेरा के ऊपर। तो देखते हैं कि मोनेरा किंगडम क्या है, या इसका सेल स्ट्रक्चर किस तरह से है, या ये इसमें कौन कौन से इसके मेंबर हैं, और ये किस तरह से बिहेव करता है, ये किस तरह से न्यूट्रिशन करता है, ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, ये किस तरह के बिहेवियरल वाले सारी चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहले हम, चूंकि आर एच विटकर का हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि मोनेरा की अगर हम बात करें या इनके किसी भी क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या आर एच विटकर ने अपने इन जो किंगडम हैं उसके लिए वो जो अलग से उन्होंने डिफाइन स्पेसिफिक डेफिनेशन दी थी कि भाई हम सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, थैलेस ओरिएंटेशन के बेसिस पे करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे क्लासिफिकेशन, या हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, या हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये हमको देखना है कि क्या इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो लेट्स सी, मोनेरा सबसे पहले अगर आपको कल का क्लासिफिकेशन याद हो तो सबसे पहले हमने किस में बांटा था आर एच विटकर के क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिज्म को, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स एंड देन यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का किंगडम है मोनेरा। काय का किंगडम है? प्रोकैरियोट्स का। किसका किंगडम है ये? इधर लिख लेते हैं, तो हम यहां लिख लेते हैं ये क्या है? प्रोकैरियोट है। ये प्रोकैरियोट्स का किंगडम है, राइट।
प्रोकैरियोट्स होते हैं इसके। अब अगर आप ये बोले कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पता हो, बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको कुछ एक बेसिक चीजें बता देता हूं प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। अगर हम सेल को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो दोनों के बीच का फर्क ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो प्रिलिमिनरी सेल्स हैं, यानी एकदम शुरुआती दौर के सेल्स हैं, या मैं ये बोल सकता हूं कि लाइफ की शुरुआत के सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। और ये प्रोकैरियोट्स सेल्स के अंदर की खास बात ये होती है, अगर आप प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस करेंगे तो प्रोकैरियोट सेल्स में जो सेल अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं पाए जाते, वन थिंग। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस का जो वॉल है वो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपका सबसे पहला पहचान है कि आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है या अंतर पता करना है, तो ऐसा जो भी सेल है जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स है, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। तो मोनेरा जो है वो किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल्स का एक किंगडम है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल टाइप। ये किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, सेल टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ, राइट। ये सेल टाइप कौन सा है, तो हमको पता है कि ये प्रोकैरियोट्स टाइप का सेल है। उसके बाद अगर हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करें, एक तो सबसे पहले हमने बात कर ली है प्रोकैरियोट्स। अब देखते हैं कि इसका सेल वॉल कैसा होता है, ठीक है। अगर मैं इसके सेल वॉल के बारे में बात करूं तो चलिए सेल वॉल भी देख लेते हैं हम। इसका सेल वॉल कैसे होता है, इसका सेल वॉल जो होता है वो बना होता है, उसको बोलते हैं म्यूरिन, राइट। उसको क्या बोलते हैं, म्यूरिन, जो कि पॉलीसेकेराइड या प्लस अमीनो एसिड का बना होता है। तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से बने हुए इस सेल वॉल को हम म्यूरिन कहते हैं। पॉलीसेकेराइड को आप शुगर भी कह सकते हैं। तो शुगर प्लस अमीनो एसिड से बना हुआ होता है इनका सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है ये नॉन सेल्यूलर होता है। कैसा होता है, नॉन सेल्यूलर सेल वॉल होगा और बना होगा किससे, शुगर प्लस अमीनो एसिड से। तो हम यहां पर लिख लेते हैं नॉन शुगर सेल वॉल होता है इनका। कैसा होता है, सॉरी, नॉन सेल्यूलर, राइट, नॉन सेल्यूलर सेल वॉल होगा। और क्या चीज होगी, ये किससे बने होंगे नॉन सेल्यूलर सेल वॉल, ये बने होंगे, अगर मैं इजी लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो शुगर प्लस अमीनो एसिड बोल सकता हूं, और अगर मैं केमिकल इसमें बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि ये पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो मैं यहां पर फाइनली अभी आपके रेफरेंस के लिए शुगर प्लस अमीनो एसिड लिख देता हूं, राइट, अमीनो एसिड। तो ये कौन सा टाइप हो गया आपका, सेल वॉल किस तरह से पाया जा रहा है। अब हम अगला कैरेक्टर कौन सा देखेंगे आर एच विटकर के इस क्लासिफिकेशन में। हम देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है। तो हम ये अच्छे तरह से जानते हैं कि ये जो सेल है वो किस तरह की है। ये जो सेल है वो प्रोकैरियोट्स टाइप की है। किस तरह की है, प्रोकैरियोट्स टाइप की। यहां पर हमने डिफाइन किया था ये प्रोकैरियोट्स का किंगडम है। तो क्या होगा, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल न्यूक्लियस वॉल पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, जल्दी बताओ। कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स है तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस वॉल पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। तो अगर आपसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस वॉल होता है वो नहीं पाया जाता, या न्यूक्लियस वॉल ना कहूं मैं बोलूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए हम यहां नेक्स्ट लिख लें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। कैसा होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसे होगा आपका, सेल्यूलर जो है बॉडी ऑर्गेनिज्म वो सेल्यूलर होगा, राइट। तो बॉडी ऑर्गेनिज्म इसका सेल्यूलर होता है। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन जो है,
अच्छा, पूरा अगर आप किंगडम का एनसीईआरटी का बुक या टेबल रेफरेंस में लेंगे या आपको कहीं देखने को मिले, या मैं इससे पहले आगे भी अगर मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कि ये वो किंगडम है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के मामले में डाइवर्सिफाई है, राइट। कि इसमें ये हर तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ये हर तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ये आपका ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, ये खुद से भी खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके, ये केमिकल में से भी खाना बना लेता है, तो केमिकोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, ये आपका ऐसी जगह पे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि कोई लाइफ सस्टेन कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, ये वहां पर भी रह सकते हैं। ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज करके वहां से भी खाना ले सकते हैं। तो हर तरह का न्यूट्रिशन जो होता है वो इस वाले किंगडम के मेंबर कर सकते हैं। तो है ना, ये किंगडम के जो मेंबर हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। कि एक तो हैं बड़े छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन सब कर लेते हैं, सब जितनी चीजें होती हैं वो सब करने में ये सक्षम है, या ये वो सब चीज ये कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये इतने सारी चीज करने वाले आपके हरफन मौला लोग आखिर हैं कौन, आखिर हैं कौन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इस किंगडम में जो लोग आते हैं या इस ग्रुप में जो लोग आते हैं वह एक्चुअल में है कौन। कौन इतना हरफन मौला है भैया जो सब चीज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस भी कर लेगा, केमिकल से भी बना लेगा अपना खाना, डीकम्पोज करने में भी काम आ जाएगा, सब चीज करने में काम आ जाएगा, राइट। तो ये किंगडम एक ऐसा किंगडम है जो मेरा मानना है कि इस किंगडम के जो मेंबर हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होंगे, राइट। बट इसके ग्रुप के लोग जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, टाइनी हैं। अभी देखना, मैं एक चुटकी बजाऊंगा आपको वो जरूर नजर आएंगे, राइट। और मैं आपको दिखाता हूं कि वो कैसे नजर आए। क्या नजर आए? नहीं नजर आए, बट ऑब्वियस नहीं नजर आए होंगे क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। बिना माइक्रोस्कोप के आपको नहीं नजर आएंगे। और इस किंगडम में जितने भी लोग आते हैं या जो भी ग्रुप है इस किंगडम का, किसका? मोनेरा का जो ग्रुप है वो ग्रुप है बैक्टीरियाज का। किसका है? बैक्टीरियाज का। तो इस ग्रुप में जो भी आया वो कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। इस ग्रुप में बैक्टीरिया होता है। इस ग्रुप का जो इस किंगडम का जो सदस्य है या इस ग्रुप में रहने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या है? पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपकी नजरों से नहीं दिखने वाले जगह पे भी अगर आप एक मुट्ठी रेत उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, पानी उठाते हैं, हवा में बैक्टीरिया है, जमीन में बैक्टीरिया, हर जगह दुनिया में बैक्टीरिया है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है या ये जो आप यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हो या चीज देख पा रहे हो, ये एक ऐसी चीज है जो बीमारियां भी फैलाती हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलरा की बात करूं वो बैक्टीरिया से होता है। अगर मैं टाइफाइड की बात करूं वो बैक्टीरिया से होता है। अगर मैं एंथ्रेक्स की बात करूं वो भी बैक्टीरिया से होता है, राइट। तो एक तो ये जितने ह्यूमन बीइंग हैं या किंगडम प्लांटी में बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार है, राइट। और ये ना सिर्फ एनिमल किंगडम में बीमारियां फैलाते हैं बल्कि प्लांटी किंगडम में भी बीमारियां फैलाते हैं। से फॉर एग्जांपल कि साइट्रस कैंसर जो होता है वो भी बैक्टीरिया के से होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो बीमारी फैलाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे विलन ही हैं, राइट। कुछ बैक्टीरिया ह्यूमन अफेयर्स में भी काम आते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई वैक्सीन बनाना है उसमें काम में आते हैं। आपको दूध से दही बनाना है तो उसमें भी बैक्टीरिया काम आता है। आपको फर्मेंटेशन जो ब्रेड बनता है या कोई चीज, जैसे आप आजकल सबसे पॉपुलर क्या है? पिज्जा का जो बेस है वो ब्रेड रहता है। तो वो जो ब्रेड है, किसी भी तरह का ब्रेड है, फर्मेंटेशन वो भी आपका किससे होता है?
बैक्टीरिया से होता है, आपका अल्कोहल और एथेनॉल ये जितना भी है प्रोडक्शन वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ना सिर्फ ये, मॉडर्न मेडिकल में खासकर कोविड-19 के दौरान आज हम खड़े हैं जहां पर ये कंटिन्यू बात हो रही है कि वैक्सीन बनाना है, तो इस दौरान भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैक्सीनेशन में। और डीएनए, अगर आप जीन थेरेपी में आगे चल के पढ़ेंगे वहां पर भी डीएनए के थ्रू जीन थेरेपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्यों, कौन सा किंगडम में आता है, या बैक्टीरिया आता है मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम का क्या क्या खास बात है कि मोनेरा किंगडम के जितने भी ग्रुप वाले होंगे वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। चूंकि प्रोकैरियोट्स हैं तो हम जानते हैं कि इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसके अलावा जो है इनका जो सेल वॉल है वो नॉन न्यूक्लियर होता है, शुगर प्लस अमीनो एसिड या म्यूरिन का बना होता है, ठीक है, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इतनी चीज हम जान गए। और इस किंगडम में या इस किंगडम में जो सदस्य हैं या इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो सारे कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये किस तरह का या कौन सा बैक्टीरिया है, राइट। तो बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करने के या बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करने के 2-4 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट जो है बेसिस वो है कि भाई कौन सा बैक्टीरिया किस तरह से नजर आता है, कि पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, किस तरह से कोई बैक्टीरिया है, उस तरह से उसका अलग अलग नाम दिया। तो हम देख लेते हैं कि शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को एनसीईआरटी ने कितने मेन इसमें ग्रुप्स में बांटा है। तो एनसीईआरटी का अगर आप रेफरल लेंगे तो बैक्टीरिया को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, किसके बेसिस पे, शेप्स के बेसिस पे मेनली 4 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर डिस्क्राइब्ड, राइट। 4 टाइप। फर्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, वो होता है आपको स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल, ऐसा गोल होगा, राइट। कैसा होगा, इस तरह का गोल नजर आएगा, इस तरह का गोल नजर आएगा, स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कोकस या कोकी। इसका नाम क्या है, कोकस, राइट। या इसी को हम बोल सकते हैं कोकी, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी कोई बैक्टीरिया के रेफरेंस में कोकस लिखा हो या कोकी लिखा हो तो हमको समझ जाना है कि ये कौन से तरह का बैक्टीरिया है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ये किस तरह का गोल दिखने वाला बैक्टीरिया है, राइट। अगला तरह का जो बैक्टीरिया है शेप के बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं, तो कैसे नजर आता है वो पहले देख लेते हैं, राइट। वो नजर आएगा आपका ऐसे रॉड के जैसे, ऐसे रॉड के जैसे, ठीक। और इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये रहेगा, यहां पर इस तरह से नजर आता है। किस तरह से नजर आता है, इस तरह से नजर आता है। ये रॉड का स्ट्रक्चर और ये स्पोर्स की जगह, राइट। तो ये रॉड टाइप का दिखता है, छोटा, और इसको हम बोलते हैं बेसिली या बैसिलस। कहीं याद आ रहा है, कहीं पर कोई बैसिलस नाम का कोई चीज सुना हो आपने कभी, याद है क्या? कभी आपने कोई ये बैसिलस टाइप का कोई चीज सुना है क्या? बैसिलस, मुझे याद आ रहा है कि मैंने सुना है लैक्टोबैसिलस। ये वो बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इसको बोलते हैं हम बेसिली, राइट। तो ये 2 तरह के हो गए, एक हो गया आपका स्फेरिकल, दूसरा हो गया आपका रॉड साइज का, तो ये हो गया आपका बेसिली, राइट।
थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं स्पाइरलम। वो कैसे नजर आता है वो देख लेते हैं। स्पाइरलम कैसे नजर आएगा, चलिए देखें। स्पाइरलम नजर आता है स्पाइरल की तरह, राइट। आपने ऐसा कॉपी जरूर देखा होगा, या ऐसे भी हो सकता है। तो स्पाइरल, ठीक है। इसका जो स्पाइरलम या स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इसके इस तरफ फ्लैजिलम भी होता है, इस तरह से फ्लैजिला निकले रहेगा, जो ये इसको क्या करता है, मोटाइल बनाता है, या इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है, राइट। तो ये फ्लैजिलम है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिला। कौन सा बैक्टीरिया कहलाएगा ये, स्पाइरलम या स्पाइरिला। स्पाइरिला, राइट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और तरह का बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है, जो नजर आता है कुछ इस तरह से। देखिए किस तरह से नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या कॉमा की तरह। तो हम इसको इसके कॉमा के इससे स्ट्रक्चर से इसको बना सकते हैं। और ये कॉमा वाला स्ट्रक्चर वाला जो भी आपका बैक्टीरिया है, ये आपका कहलाता है विब्रियम। क्या कहलाता है, विब्रियम। या हम इसको क्या कह सकते हैं, विब्रियो। क्या बोल सकते हैं, विब्रियो, राइट। तो ये कहला जाएगा आपका विब्रियो, VIBRIO। अच्छा, इसको मिटा के आर मेरे ख्याल से क्लियर नहीं है, राइट। तो मैं इसको फिर से मिटा के लिख देता हूँ। क्या लिखना है हमको लिखना है विब्रियो, विब्रियो, VI, चलो फिर से लिखते हैं, VIBRIO। तो ये बेसिकली 4 तरह के आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं शेप्स के बेसिस पे, ठीक है। अब अगर मैं ये अलग अलग तरह से डिफाइन भी किया जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कोकस या कोकी बैक्टीरिया जो है वो दो है एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकी। अगर मान लो कोई कोकी या कोकस बैक्टीरिया जो है वो एक के ऊपर एक बना के एक लंबी चैन बना रहे, तो स्ट्रेप्टोकोकी। इस तरह से अलग अलग हम वो डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस स्ट्रक्चर में, किस फॉर्म में एक्चुअली शेप्ड है राइट नाउ, ठीक है। तो वो भी अलग तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिल हमने ये बात कर ली कि ये 4 तरह के कौन कौन से तरह के बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे होते हैं। अब हमको जो देखना है इस किंगडम में या आज के डिस्कशन में, हमको देखना है कि ये बैक्टीरिया जो है, जिसको हमने अब तक देख लिया कि भैया उसका सेल टाइप कैसा था, उसका सेल वॉल कैसा था, और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा था। तो माइक्रोस्कोपिक बेसिस पे हमने उसको देखा, फिर हमने उसको मॉर्फोलॉजिकल या आपका स्ट्रक्चर या शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को देखा है, राइट। अब हमको बात करना है जो ये जो पूरा बेस था, वो बेस एक्चुअल में तैयार हो रहा था किसके लिए, वो बेस तैयार हो रहा था क्योंकि हमको पढ़ना है 2 तरह के बैक्टीरिया मेनली। यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़ना है हमको, यहाँ पे 2 तरह के। तो सबसे पहले सबसे पहले जो हमको पढ़ना है जिस बैक्टीरिया के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरे तरह का जो बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया। तो इस पूरे किंगडम में या आपके 11th के सिलेबस में हमको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी हैं। क्या क्या, ये तो बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा कि कैसा होता है बैक्टीरिया, क्या है क्या नहीं है, कॉमन। अब हमको डिटेल में जानना है कि भाई आर्की बैक्टीरिया क्या होता है और यू बैक्टीरिया क्या होता है। तो लिख लेते हैं हम, चलो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है,
थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ मेरे से, आर्की, इसको मिटा लें, जगह बना लें यहाँ पे, तब तो लिखेंगे, राइट। आर्की बैक्टीरिया, तो एक ये बैक्टीरिया पढ़ना है हमको, आर्के बैक्टीरिया, राइट। एंड जो दूसरा मेन मेंबर हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है हमको क्या, यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है, यू बैक्टीरिया। तो बायोलॉजी में जहां कहीं पर भी अगर आप ना ये देखना क्या यू लिखा हुआ, दैट मीन्स उसका मतलब होता है ट्रू। उसका मतलब क्या होता है, ट्रू। यूकैरियोट्स, ठीक है, यू बैक्टीरिया या यू, कहीं पर भी अगर यू लिखा है उसका मतलब होता है ट्रू। तो ये यहां पर भी वही मतलब है कि हमको दो तरह के बैक्टीरिया पढ़ना है, एक पढ़ना आर्की बैक्टीरिया और दूसरा पढ़ना है यू बैक्टीरिया, राइट। तो आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले हम देख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्यों पढ़ना है भाई हमको, और आर्की बैक्टीरिया पढ़ के आर्की बैक्टीरिया में क्या खास बात है, प्लस फिर हमको यू बैक्टीरिया में क्या खास बात है वो हम देख लेते हैं, फिर ये वाला किंगडम खत्म हो जाएगा। तो चलो आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये वैसे बैक्टीरिया हैं जो क्या होता है, जो हार्ड से हार्ड, हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो इनको इनके हैबिटेट के बेसिस पे या ये कहां पर पाए जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चूंकि ये वो बैक्टीरिया जो हार्श से हार्श कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं, तो इस बैक्टीरिया की खास बात क्या होगी, अगर आपके पास, आप बताओ कि बाहर अगर आपको ठंड लग रही हो या ठंड हो और अगर आपको बाहर जाना हो तो आप क्या करते हो, एक जैकेट ले लेते हो, एक स्वेटर ले लेते हो या कोई गर्म कपड़ा ले लेते हो। बाहर बारिश हो रही है और अगर आपको बारिश से बचना है तो आप क्या करते हो, रेनकोट पहन लेते हो। दैट मीन्स कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस थी आपके लिए, ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि अचानक बढ़ी हुई ठंड अनफेवरेबल कंडीशन हो, आपके लिए हो सकता है कि अचानक आई हुई बारिश आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी को किसी चीज से कवर कर लेते हो। सेम, चूंकि ये बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में रहते हैं, उनको हार्श कंडीशन में सरवाइव करना होता है, तो इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से ज्यादा मोटी होती है, सो दैट वो क्या करता है, इनको वो सेल वॉल इनको बनाती है क्या, सर्वाइवल के लिए ज्यादा एबल, ताकि ये हार्श से हार्श कंडीशन में रह सके। तो हार्श से हार्श कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, आर्के बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब आर्के बैक्टीरिया में हम देख लेते हैं कौन कौन से हार्श कंडीशन में ये लोग रहते हैं भैया। तो ये आर्के बैक्टीरिया रह सकता है एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में, एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन। तो आपको पता है एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में कोई भी लिविंग बीइंग क्यों नहीं रह सकता, सॉल्टी कंडीशन में, एक्सट्रीम सॉल्टी में क्यों नहीं रह सकता, एक्सट्रीम सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट जो है वो क्या करता है, वो बॉडी का वाटर एब्जॉर्व कर लेता है, राइट, इसलिए वहां पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में पाया जाता है, और एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में पाए जाने वाले इस बैक्टीरिया को हम जानते हैं हेलोफिल्स के नाम से। किस नाम से, हेलोफिल्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, हेलोफिल्स के नाम से। तो चलो लिख लेते हैं, हेलो, PHILS। तो हेलो का मतलब होता है, या इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हेलो का मीन्स होता है सॉल्टी, राइट। तो सॉल्टी कंडीशन में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया हेलोफिल्स कहलाते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, जहां पे एकदम गर्म पानी का कहीं पर कोई स्रोत है, वहां पे ये पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये, हॉट स्प्रिंग में। देखें, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं। तो हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया जो हैं वो कहलाते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। क्या कहलाते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, राइट।
ये हो गया अपना 2। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरह का बैक्टीरिया है जो कहाँ पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि नीट में और सारी जगह पे। एक और तरह का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है मार्शी कंडीशन में रहता है। कहाँ रहता है? मार्शी कंडीशन में। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब समझते हो? रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। तो जुगाली करने वाले जानवरों को में या रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में ये पाए जाते हैं। और थ्रू डंग, जैसे आपने सुना होगा कि गोबर गैस प्लांट में या गोबर गैस प्लांट में ऐसा क्या होता है कि हम गोबर डालते हैं, वो कैसे इतना ये हो जाता है इनफ्लेमेबल। ये अगर आप कभी सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि रूमिनेंट जानवरों के डक्ट में पाए जाने वाले ये जो मार्शी कंडीशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स के इसमें पाए जाते हैं, गट्स में पाए जाते हैं, और थ्रू डंग ये बाहर निकलते हैं, राइट। तो जब आप उस डंग को स्टोर करते हो तो ये बैक्टीरिया उसको डीकंपोज करते हैं और डीकंपोज करके मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। और हम सब जानते हैं कि मेथेन जो है वो क्या है? मेथेन जो है वो इनफ्लेमेबल है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो मार्शी कंडीशन में रह के मेथेन को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेथेन प्रोड्यूस करने वाले। तो सबसे पहले मेथेन आ जाएगा तो हम लिखेंगे मेथेन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? मेथेनोजेंस। क्या कहलाएगा ये? मेथेनोजेंस, राइट, मेथेनोजेंस। तो ये बैक्टीरियाज क्या कहलाते हैं? मेथेनोजेंस कहलाते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखना कि मेथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मेथेनोजेंस कहलाते हैं, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। और इसी की वजह से काऊ डंग हम गोबर गैस प्लांट में डालते हैं, वो उसको डीकंपोज करता है और मेथेन रिप्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये हो गया आपका कि आर्किबैक्टीरिया का हैबिटेट के हिसाब से क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह का उनका जो सेल का वॉल का है वो स्ट्रक्चर कैसा है, वो थिक होता है, और हैबिटेट के हिसाब से ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्किबैक्टीरिया तक की आज की बात। अब हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या? हमको पढ़ना है यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे हम? यू बैक्टीरिया, या इसको हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा, चूंकि पूरे किंगडम में अगर हम देखें तो पूरे किंगडम में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ये वो ग्रुप है जो न्यूट्रिशन के मामले में डाइवर्सिटी शो करता है। और हम जब आगे बढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, या इसी को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, तो हमको पढ़ना है जो मेनली वो पढ़ना है क्या? BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबिना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और वो किस किस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उनका न्यूट्रिशन का फॉर्म कौन कौन सा है, तो उसमें डाइवर्सिटी है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज हम आर्किबैक्टीरिया तक बात करें, कल हम जो है वो बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, डिटेल से समझेंगे कि यू बैक्टीरिया क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन का फेसेस क्या है, वो किस किस तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक है तो किस तरह से करता है, हेट्रोट्रॉपिक्स में किस तरह से होता है, या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो है वो किस तरह से न्यूट्रिशन कर पाता है। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे कब? कल पढ़ेंगे हम क्या? किसमें? यू बैक्टीरिया में। किसमें पढ़ेंगे हम? यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया में, ठीक है। यू बैक्टीरिया में पढ़ेंगे। तो ये बी बीच में कैपिटल लिख दिया मैंने, तो इसको मिटा देता हूँ और फिर से लिखता हूँ। तो कल हम जानेंगे किसके बारे में? हम जानेंगे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के बारे में,
यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया क्या है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, वो ऑटोट्रॉप होते हैं या हेट्रोट्रॉप होते हैं या काइमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो भी हम कल अच्छे से देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहे और फिर ये मोनेरा कल खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, अगला हमारा आएगा क्या, अगला हम जब आगे पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा, ठीक है, अगला हम प्रोटिस्टा। तो कल आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। कल आज हम आर्के बैक्टीरिया तक हमने सारी चीज़ें देखी हैं, कल हम यू बैक्टीरिया देखेंगे। तो आप सबका थैंक यू वेरी मच, आप साथ में थे, आप साथ में जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के। हम कल बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।